हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों के सामने क्लास 12th का जो अभी अभी पेपर 2 दिन पहले हुआ है फिजिक्स का, मैं उसका कुछ पार्ट आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिला होगा। और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो इस एनालिसिस को देख के इस टॉपिक के बारे में आप समझ पाएंगे कि ये हमारे फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कितना मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है ऑप्टिक्स। हम लोग बच्चों को क्लास में भी ये बताते रहे साल भर। जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, समझिएगा। हम लोग 2023 के फिजिक्स के पेपर को एनालाइज कर रहे हैं और एक टॉपिक का सवाल लेके आया गया इस वीडियो में। और बाकी टॉपिक का भी इसी तरह से सवाल आपको लेके आएंगे और कराएंगे, और आपको उससे सीखने को मिलेगा कि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। तो जितने भी बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं वो भी देखेंगे, और जो 2023 में 24 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको भी इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगा कि हमको क्लास 12 के फिजिक्स में कौन सा टॉपिक कैसे कवर करना है। अभी मैं लेके आया हूं, वो टॉपिक का नाम है ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स। इसका 2 पार्ट है क्लास 12 के सिलेबस में। एक पार्ट है रे ऑप्टिक्स और एक पार्ट है वेव ऑप्टिक्स। 2 चैप्टर है। ठीक है, एक्चुअल सिलेबस अगर बिहार बोर्ड के हिसाब से बात किया जाए तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मिला के 14 मार्क्स का सिलेबस होता है, जो डिफाइंड है कि 14 नंबर का सवाल हम इससे पूछेंगे। ये बोर्ड के द्वारा पहले बताया गया है। लेकिन एग्जाम का पैटर्न जैसा आपको पता है कि सवाल डबल आता है। अगर आपका 14 मार्क्स का सवाल है तो आपका सवाल आएगा 28 नंबर का। ठीक है, तो 28 मार्क्स का सवाल आएगा। अभी आपके सामने पेपर है, 2023 का पेपर है। आप देखिएगा और काउंट कीजिएगा कि कितना मार्क्स का सवाल आया। और जो बच्चा अगर ऑप्टिक्स अच्छे से पढ़ के गया होगा उसका एग्जाम कितना बढ़िया गया होगा। ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं। टोटल नंबर फिजिक्स का में कितना पूछा जाएगा? 70 नंबर का आपको क्वेश्चन बनाना है। 70 नंबर में आपको दिख रहा है कि 28 नंबर केवल कहां से आ रहा है? ऑप्टिक्स का। और आप मिला के देखिए कि 28 नंबर ऑप्टिक्स से आया है कि नहीं आया है, और जो आपको पढ़ाया गया था वो सवाल है या नहीं है, कुछ अलग है तो कैसा अलग है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपके स्क्रीन के सामने आपको देखने को मिल रहा होगा जो सबसे पहला सवाल है, इसको लेंस मेकर फॉर्मूला बोला जाता है। बताइए क्लास 12th में कौन ऐसा बच्चा होगा जो ऑप्टिक्स में लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं पढ़ा होगा या इस पे एप्लीकेशन नहीं किया होगा, इस पे सवाल नहीं किया होगा। तो ये कोई भी टीचर, हम हो या कोई भी, अगर वो ऑप्टिक्स पढ़ाते हैं तो बच्चों को लेंस मेकर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में ये सवाल आता है, हमेशा रिपीट होकर आता है, ये सब टीचर बोलते होंगे, मैंने भी ये बोला था। और ये सवाल आपके सामने दिख रहा है 5 मार्क्स में। ठीक है, इसके बाद आपको बताया जाता है कि इसका डेरिवेशन आपके पास है। यहाँ पे मैं डेरिवेशन कराने के लिए नहीं आया हूँ, ये सब आपके पास है। जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन के थ्रू भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं है। ये क्वेश्चन आपके नोट से आया है या नहीं आया, जो इंपॉर्टेंट बोला गया था उसमें ऐसे आया है कि नहीं, आपको ये देखना। तो लेंस मेकर आता है ऐसा बोला गया है और ये आया, तो आप सब बच्चों ने बनाया होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक स्वच्छ चित्र द्वारा खगोलीय दूरदर्शी की रचना एवं क्रिया का वर्णन करें, इसकी आवर्धन क्षमता की गणना करें। विथ नीट डायग्राम डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, फाइंड इट्स मैग्नीफाइंग पावर। बताइए टेलीस्कोप कौन नहीं पढ़ के जाता है? क्लास 12th में ऑप्टिक्स में टेलीस्कोप हमको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 पढ़ना है। एक पढ़ना है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, दोनों को एस्ट्रोनॉमिकल बोला जाता है। एक है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और एक है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग में ऑब्जेक्टिव में मिरर यूज किया जाता है, कॉनकेव मिरर, और इसमें 2 लेंस होता है, 2 कॉन्वेक्स लेंस। इसमें ऑब्जेक्टिव में मिरर और एक आईपीस में लेंस यूज करते हैं। तो ये दोनों के बारे में सबको पढ़ के जाता है। इसी में से एस्ट्रोनॉमिकल के बारे में पूछा गया, आप किसको डिफाइन कीजिएगा? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का डायग्राम बनाइए, उसके बारे में लिखिए कि आप इसमें क्या यूज कर रहे हैं, किसका क्या नाम है, उसका वर्किंग दिखाइए। उसके बाद लास्ट में उसका मैग्नीफिकेशन के लिए फॉर्मूला को ड्राइव कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है,
ऐसा उम्मीद करते हैं कि सब बच्चों ने बनाया होगा और ये भी आपके नोटबुक से कॉपी से आया है सवाल, इंपॉर्टेंट आपको बताया गया था, उससे सवाल आया है। तो 10 नंबर तो आपको दिख गया। 5 नंबर में 3 सवाल बनाना होता है, दो क्वेश्चन आपको ऑप्टिक्स से दिख रहा है, तो आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि ऑप्टिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और आगे भी भविष्य में किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हैं जिसमें फिजिक्स का सिलेबस है, उसमें लाइट है, सबसे ज्यादा सवाल लाइट से पूछा जाता है, इस लाइट पे कमांड हर बच्चा को होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर में से 2 सवाल आया। इसके बाद देखिए अगला सवाल वेव ऑप्टिक्स से दिख रहा है। प्रकाश के व्यतिकरण की आवश्यक शर्तों को लिखे, राइट डाउन 2 नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस के बारे में डिटेल में पढ़ाया गया था, आप सब बच्चों को पता होगा इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस के होने का क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है। कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होने के लिए क्या कंडीशन उसको भी पता है। 2 कंडीशन आप कोई भी लिख दीजिएगा सही हो जाएगा, ठीक है। तो 2 शर्त पूछा है, 2 लिखिए, 1 नंबर का दोनों सवाल है, तो ये भी आपकी कॉपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल आया, छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत सुंदर सा है। 1.5 अपवर्तनांक वाले उत्तल लेंस को उतने ही अपवर्तनांक वाले तरल में रखा जाता है, इस माध्यम में लेंस की फोकस दूरी निकालें। क्या मतलब है? अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज केप्ट इन अ लिक्विड मीडियम हैविंग सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन द दिस मीडियम। देखिए जब भी मटेरियल लेंस के मटेरियल का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे, फोकल लेंथ का बात करें, आप किसको याद कीजिएगा? लेंस मेकर। लेंस मेकर आप 5 नंबर पे भी आया, लेंस मेकर पे 2 नंबर का न्यूमेरिकल दे दिया। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू μ21 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। अब इसमें देखिए आपको फोकल लेंथ पूछा गया, फोकल लेंथ आपको दिख रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ21 को क्या लिख सकते हैं? μ2/μ1 - 1, यहां पे जो इस साइड है वो रहेगा 1/r1/r2। अब आपको बोला गया है कि कॉन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1.5। इसको केप्ट किस में रखा गया है? लिक्विड में, जिसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है लेंस के। तो μ2/μ1 दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो 1, तो 1 - 1 0 हो, सब कुछ 0 हो गया। तो 1/f का वैल्यू कितना? 0। तो f कितना? इनफाइनाइट। ये क्लासरूम में, टेस्ट में, ऑब्जेक्टिव में, हर जगह ये क्वेश्चन आपको कराया गया था। 2 नंबर का सवाल डायरेक्ट आ रहा है, दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल बहुत ही आसान पूछा गया है और आगे भी इसी तरह का सवाल पूछा जाएगा, इसलिए जो भी आने वाले बच्चे हैं वो कम से कम इस वीडियो को देख के ऑप्टिक्स पे कमांड अच्छे से करेंगे। प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करें। कितना बार बोला गया कि प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आप डिफरेंस लिख दीजिए प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी में 1 बार TIR होता है, सेकेंडरी में 2 बार होता है, ठीक है। प्राइमरी में रेड कलर कहां पे होता है, सेकेंडरी में रेड कलर कहां होता है? इन्वर्ट होता है, एक में ऊपर होता है, एक में नीचे होता है, ठीक है। कौन प्राइमरी से ज्यादा चमकीला होता है कि सेकेंडरी ज्यादा होता है? 2-3 को पॉइंट लिखना, 2 नंबर का सवाल है, 2 को लिख दीजिए, आंसर 2 नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? तो प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो आपको भी बोला गया था कि इस क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अंडर व्हाट कंडीशन विल द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप बी मैक्सिमम। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी का मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप का बात कर रहा है। सूक्ष्मदर्शी अगर इसको संयुक्त बोलना होता तो संयुक्त बोलता। बोला कि बताइए सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसका आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम कब हो सकता है? इसका कंडीशन आपको बताना है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला 2 होता है। नियर पॉइंट के लिए 1 + d/f, इनफाइनाइट के लिए 1 प्लस नहीं, सॉरी देखिए फिर से लिख देते हैं। इनफाइनाइट के लिए d/f, नियर पॉइंट के लिए 1 + d/f, ये होता है फॉर्मूला। बताइए किस कंडीशन में मैग्निफिकेशन मैक्सिमम हो सकता है? तो देखिए यहां पे आपके हाथ में केवल लेंस है, लेंस का फोकल लेंथ। जिस लेंस का फोकल लेंथ कम होगा उसका मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा। तो देखिए फोकल लेंथ कम लेना चाहिए मैग्निफिकेशन बढ़ाने के लिए, पहला कंडीशन। दूसरा कि जब इमेज नियर पॉइंट पे बनेगा ना तो 1 + d/f है, तो इसमें मैग्निफिकेशन बढ़ रहा है। तो इसमें 2 कंडीशन क्या है कि एक तो फोकल लेंथ कम होना चाहिए और दूसरा इमेज का फॉर्मेशन कहां करवाने के लिए सोचना चाहिए? नियर पॉइंट पे। 2 कंडीशन आ गया, काम खत्म। तो देखिए हम लास्ट में मार्क्स जुड़वाएंगे आपको। अभी आप क्वेश्चन का लेवल देखिए कि क्या पूछा गया है और कितना आपको आता था कि नहीं आता था। देखिएगा अगला क्वेश्चन, एक्स किरणें। ये एक्चुअली में एक्सरे एक टॉपिक आपको पढ़ना होता है, उससे ही सवाल है, लेकिन एक्स किरण को हम लाइट में इसलिए ले लिए कि एक्सरे भी लाइट है। एक्स भी क्या है? एक्सरे भी क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, ये भी एक तरह का लाइट है। क्या पूछा गया है कि एक्सरे क्या है? तो एक्सरे तो लाइट है। ऑप्शन पढ़िए, गतिमान इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन थोड़ी, ये तो लाइट है। गतिमान धनात्मक आयन, ये तो लाइट है। धन आयन ऋण आयन कहां से आएगा? मूविंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। मूविंग पॉजिटिव आयन ये भी नहीं है। मूविंग नेगेटिव आयन ये भी नहीं है। चार्ज तो है ही नहीं ना। एक्सरे तो क्या है? लाइट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव साफ साफ दिख रहा है, लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कौन सा ऑप्शन है? डी। कितना आसान सवाल आया है। देखिए अगला क्वेश्चन,
यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या है? द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ अ रे फ्रॉम एनी मीडियम टू वैक्यूम। देखिए डायग्राम के साथ देखिए, ये इंटरफेस है, इसको मान लीजिए कि डेंसर मीडियम है, इधर क्या वैक्यूम है, तो रेयर मीडियम वैक्यूम को मान लेते हैं, ये नॉर्मल है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या है कि लाइट को डेंसर से रेयर मीडियम जाना चाहिए था। बोला कि क्रिटिकल एंगल कितना है 30 डिग्री, मान लेते हैं क्रिटिकल एंगल है, तो क्रिटिकल एंगल पे लाइट इंसिडेंट करेगा तो ये कहां से जाएगा? इंटरफेस से जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये क्रिटिकल एंगल का यही तो डेफिनेशन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के जिस वैल्यू के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल बोलते हैं। तो बोला कि अगर किसी मीडियम से लाइट अगर वैक्यूम में जा रहा है तो क्रिटिकल एंगल 30 है, तो बताइए कि इस मीडियम में लाइट का स्पीड भी कितना होगा, ये ना पूछा। तो आप क्या करो, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला? क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन है IC इक्वल टू साइन इनवर्स μ1 अपॉन μ2, ये ना होता है। बताइए IC दिया है ना 30 डिग्री, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए तो हम इधर लिख देते हैं, हम इधर से लिख सकते हैं साइन 30 इक्वल टू μ1 अपॉन μ2। μ1 वैक्यूम है, वैक्यूम का एक मानेंगे, साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 इक्वल टू क्या आ गया? 1 अपॉन μ2, तो μ2 का वैल्यू कितना आ गया? 2। मतलब कि जिस मीडियम से लाइट इंटर कर रहा था ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2। तो बोला कि इस मीडियम में स्पीड कितना होगा? तो बताइए म्यू इक्वल टू क्या होता है? C अपॉन V, तब V इक्वल टू क्या होगा? C अपॉन म्यू। C का वैल्यू कितना होता है? 3 × 10⁸ और डिवाइडेड बाय म्यू कितना है? 2, तो कितना हो गया? 1.5 बार में कटेगा, यानी कि 1.5 × 10⁸। देखिए 1.5 × 10⁵ है। देखिए यहां पे मिस प्रिंट है सवाल में, जितना भी ऑप्शन है सब में 10⁸। लाइट का स्पीड 10⁸ के ऑर्डर का होता है क्योंकि मीटर पर सेकंड सब में लिखा हुआ है, तो यहां पे जो 10⁵ है यहां पे कितना होना चाहिए था? 10⁸। तो करेक्ट ऑप्शन कौन है? बी। क्या ये सवाल आपको नहीं पढ़ाया गया था? बताइए, ये सब क्वेश्चन का लेवल एकदम बेसिक लेवल है, आपको हर बार बोला जाएगा, जितने भी बच्चे पास हुए हैं या जो एग्जाम दिए हैं या आने वाले हैं, आपका बेसिक अगर स्ट्रांग है तो सब सवाल बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब सवाल कॉपी के अंदर से है। ये सवाल शायद हम इस बैच को नहीं पढ़ाए थे क्योंकि इससे सवाल आता नहीं था। पहले स्टार्टिंग में जब हम पढ़ाना शुरू किए थे तो ये बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन अभी जितना दिन से एग्जाम हुआ है शायद ये पहला बार क्वेश्चन पूछा गया है। पार्थिव दूरदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब बनता है जिसको क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ये हम लोग पढ़ाते थे पहले, लेकिन शायद इस बार नहीं पढ़ाए क्योंकि इससे सवाल नहीं आता था, इस बार सवाल पूछ दिया, आगे से इसको पढ़ाना पड़ेगा। 1 नंबर का सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो अगर इसके बारे में कोई बच्चा जानता होगा तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में 3 लेंस का यूज करते हैं, और जो बीच वाला है ना इसका मैग्निफिकेशन 1 के बराबर रखते हैं। इसका काम बस इतना है कि जो इमेज टेलीस्कोप में जो इमेज इन्वर्टेड बनता था, उल्टा बनता था और वर्चुअल बनता था, इसका काम है कि इमेज को सीधा करता है, बस इतना ही फर्क होता है। बाकी मैग्निफिकेशन पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो आप एस्ट्रोनॉमिकल में पढ़ते हैं वही टेरेस्ट्रियल का होता है। क्लियर है? इसमें देखो पूछा गया कि बताइए क्या होगा, ऑप्शन को चेक कीजिए। द फाइनल इमेज फॉर्म बाय टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, तो इसमें क्या बोले कि जो इमेज बनेगा वो सीधा बनेगा। तो देखिए सीधा वर्चुअल दिख रहा है, वर्चुअल तो रहेगा ही, वर्चुअल रहेगा, रियल तो खत्म हो गया, तो ये खत्म हो गया, नन ऑफ दिस भी है, तो इसको पढ़िए वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सीधा दिख रहा है तो यही सही है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड ही नहीं। वर्चुअल इन्वर्टेड किसमें होता था? एस्ट्रोनॉमिकल में। टेरेस्ट्रियल इसलिए बनाया गया कि हम उसको सीधा करके देख सकें। टेरेस्ट्रियल का यूज क्या है? धरती पे सरफेस पे, धरती के सरफेस पे बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है उसको हमको देखना है, सीधा देखना है, तो टेरेस्ट्रियल का यूज करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल का काम क्या है? वो चंद्रमा को, तारा को, ये सबको देखने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा बोल सकते हैं कि आपको शायद नहीं पढ़े होंगे, हो सकता है ऐसा पॉसिबल, लेकिन चलिए 1 नंबर का मान लेते हैं कि आपको नहीं आता होगा या जो बच्चे पढ़े होंगे वो बनाए होंगे। इसके आगे देखिए क्या बोला? आ स्फेरिकल मिरर इज इमर्ज्ड इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, फोकस दूरी। बताइए दर्पण का फोकस दूरी मीडियम पे थोड़ी डिपेंड करता है, वो तो प्रिंसिपल एक्सिस के पहले लाइट आके रिफ्लेक्शन बाद कहां टकराता है उस पर फोकस डिपेंड करता है, तो इसका फोकस चेंज होने वाला नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी। ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में, आपके क्लासरूम में इसको डिस्कस किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है, ये क्लास 12 का सवाल नहीं है, क्लास 12 के ऊपर का ग्रेजुएशन का सवाल है। तो एक आध वो क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि थोड़ा सिलेबस से ऊपर उठ के आया है, ऐसा इसलिए है कि क्वेश्चन आपको डबल दे रहा है, तो कुछ क्वेश्चन हार्ड भी दे रहा है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। एक नंबर का सवाल है, कुछ आपको अंदाजा लगा के मार सकते तो मार सकते थे। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होता क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट डेंसर से गया तो टकराने के बाद इधर ही वापस आ जाता है, इसका कोई भी पार्ट ऊपर नहीं निकल पाता है। यहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट टोटल का टोटल सेम मीडियम में ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए इसका गुणांक हम लोग 1 बोलते हैं। ठीक है, कितना बोलते हैं? 1। अगर इस मीडियम में चला जाएगा लाइट
तो इससे हम 1 नहीं बोलेंगे, 1 से कम बोलेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? विच इज यूज टू प्रोड्यूस पोलराइज लाइट। पोलराइजेशन के लिए किसका यूज करते हैं? उसको हम पोलराइड कहते हैं। पोलराइड करने का बहुत सारा तरीका है, रिफ्लेक्शन के द्वारा, रिफ्रैक्शन के द्वारा, डबल रिफ्रैक्शन के द्वारा, ऐसा सुने होंगे, आपके कॉपी में मेंशन है। इन निकोल प्रिज्म जो है, जो आपको दिख रहा है, इन निकोल प्रिज्म डबल रिफ्रैक्शन पे काम करता है और निकोल प्रिज्म से हम लोग लाइट को पोलराइज कर पाते हैं। बाकी को देखिए, प्रिज्म ऑफ फ्लिंट ग्लास, नॉर्मल प्रिज्म से क्या लाइट को हम पास कराते तो पोलराइज होता था? नहीं, ऐसा तो हम लोग ने नहीं पढ़ा था, तो ये तो होगा नहीं। फ्लिंट ग्लास से क्या होता है? लाइट को हम तोड़ सकते हैं 7 कलर में, बस उतना ही काम है। NaCl प्रिज्म, जो सोडियम क्लोराइड नमक का प्रिज्म है, क्या इससे लाइट पोलराइज होगा? तो इससे भी ऐसा कुछ सुनने को मिला तो नहीं है। बाई प्रिज्म, बाई प्रिज्म से आपका कोई एक वीडियो बना के दिया गया था। बाई प्रिज्म क्या है? दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन होता है जिससे हम अननोन वेवलेंथ को फाइंड करते हैं। यहां पे बचता कौन है? निकोल प्रिज्म। तो इसका सही आंसर कौन था? निकोल प्रिज्म। तो आप ऐसे भी सोचते नॉर्मली तो ही बन सकता था, ऐसे आपके कॉपी में मेंशन था। जो बच्चे हम लोग इससे पढ़े हैं, वेब क्लासेस जुड़े थे, उनको ये पता होना चाहिए या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में रखे हैं, इनका समायोजन का क्षमता डायोप्टर में बताना है। बताइए, क्वेश्चन है जी। एफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता था? 1/f1 + 1/f2। ठीक है, तो पहले आप इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ही निकाल लीजिए। तो बताइए, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, उत्तल का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो 1/40 प्लस 20 सेंटीमीटर का अवतल लेंस, तो इसका नेगेटिव होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1/-20। बताइए एलसीएम कितना होगा? 40-20 का 60 नहीं होगा, 10 को 40, 10 दूना 20। देखिए 40 और 20 का कितना लिखेंगे? 10 से 4, 10 से 2, 2 से हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 से 1, 2 दूनी 4, 10 दूनी 40 हो जाएगा। 40-20 का 40, ठीक है। तो 40 का कितना 1, 20 दूना 40, तब माइनस हो जाएगा ना, तब -2। तो 1/f इक्विवेलेंट कितना आया? -1/40। तो एफ इक्विवेलेंट कितना बोलेंगे? तो एफ इक्विवेलेंट बोलेंगे -40 सेंटीमीटर, ये बोलेंगे ना। आपको चाहिए पावर, तो P बराबर क्या होता है? 1/f। यहाँ पे f क्या है? मीटर में रखना है, यहाँ पे क्या है? सेंटीमीटर में। तो क्या लिखेंगे? -1/40। 100 ऊपर जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो तब -100/40। 0 से 0 खत्म, 5 दूना 10, 2 × 10 और 2 दूना 4, -5/2 यानी कि 2.5 डायोप्टर। ऑप्शन देखिए -2.5 दिख रहा है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला पुटिंग सवाल था, कुछ था नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है? व्यतिकरण का घटना का कारण क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ इंटेंसिटी। व्यतिकरण कहते किसको है? जब दो कोहेरेंट वेव एक दूसरे को किसी पॉइंट पे सुपरपोज करता है, तो एट द पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन उसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी वेरीफाई होता है, वेरी करता है, मॉडिफाई होता है, उसी को क्या बोलते हैं? व्यतिकरण। तो सही क्या होगा? तीव्रता परिवर्तन, जिसको इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक सवाल, डेफिनेशन पे सवाल पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए, सब सवाल आपको पहले से बता दिया गया था कि ये सब सवाल आएंगे और वही सब सवाल आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम बढ़िया गया होगा। कम से कम इसको देख के आप संतुष्ट होना चाहिए कि ये सब सवाल किए गए थे। देखिए, दो इक्वेशन दिया डिस्प्लेसमेंट का y1 y2, 4 sin ωt 3 cos ωt, बोला से उत्पन्न व्यतिकरण के आयाम का महत्तम मान क्या होगा? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पूछा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिख रहा है ना। तो आर का वैल्यू आपको बताए थे मैक्सिमम का, या आर निकाल लो। आर का फॉर्मूला क्या होता है? √a1² + a2² + 2a1 a2 cos phi, यही होता है ना। a1 a2 आपको देखो गिवन है 4 और 3, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2a1 a2 cos phi। फाई बताइए कितना? एक साइन एक कॉस है, तो फेज का डिफरेंस π/2 हो गया। साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, ये सब क्लास में डिस्कस किया गया है। कॉस यहां से शुरू होता है, साइन यहां से शुरू होता है। फेज का डिफरेंस कितना है? π/2। तो π/2 यहां पे रख देंगे तो cos 90 0 होता, खत्म हो गया। 16 9 25, 25 का कितना हो गया? 5। बताइए, ये सब सवाल आप कॉपी में किए हैं, आपके कॉपी में सब सवाल मिल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, ये बताओ कितना बार बोले कि इसको याद करके जाना। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि प्रदर्शित करता है। लाइट इज ए ट्रांसवर्स बिकॉज इट शोज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन शो करता है इसलिए इसको ट्रांसवर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। डिस्पर्सिव पावर आपको पढ़ाए नहीं थे क्या? डिस्पर्सिव पावर बताओ किस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? क्या पूछा है? डिस्पर्सिव पावर डिपेंड्स ऑन। तो डिस्पर्सिव पावर किससे लिखते हैं? ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू क्या होता था? डी थीटा अपॉन थीटा। डी थीटा और थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो ए के टर्म में आएगा, ए इंटू μ1 μv माइनस μy कुछ होता है, और नीचे भी ए आता है μv या μy -1 होता है। ठीक है, ए कट जाएगा, तो जो भी टर्म बचेगा वो किस में बचता है? म्यू के टर्म में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है ना डिस्पर्सिव पावर।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, मटेरियल पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, तो किस पे डिपेंड करेगा? नेचर पे। बाकी क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस, कहाँ इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस? रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म, ये भी वही बात हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये सब ऐसा नहीं ना है, इस पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है? हमें प्रिज्म के मटेरियल पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर। बताइए कौन बच्चा ही नहीं जानता होगा? क्या ये क्लास में डिस्कस नहीं किया गया था जब न्यूक्लियस पढ़ाया? देखिए न्यूक्लियस का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही पार्ट है, इसलिए हम उसको लाइट में काउंट कर रहे हैं। आप इसको हटा भी सकते हैं, एक नंबर हटा लीजिएगा। तो बताइए पेनिट्रेशन पावर किसका होता है सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा होता है गामा का। ठीक है, गामा का वेवलेंथ सबसे कम है, एनर्जी उसके पास सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा? जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ आप नहीं पढ़े थे? बीटा, बीटा इक्वल टू क्या होता था? लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होता था। क्या बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन, तो सोर्स ऑफ लाइट स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कौन है? डी। अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो डी बीटा भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज। बताइए फॉर्मूला पुटिंग सवाल दिख रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग चुंबकीय तरंग के बीच का अंतर होता है। द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे चलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलता है ऐसे ऐसे, वो चलता है ऐसे ऐसे, नहीं थोड़ा गलती बन गया। देखिए आप ऐसे समझिए, एक तो ऐसे चल रहा है, दूसरा को इस एक्सिस पे दिखाते हैं, तो इस एक्सिस पे दिखाएंगे तो कैसे चलेगा? ऐसे ऐसे। ये दोनों, अगर ये फोटो आपसे क्लियर नहीं हो रहा तो आप ऐसे समझ लो, ये ऐसे चल रहा है, आइए ऐसे चलेगा। ये दोनों जो दिख रहा है ना आपको, ये ऐसे परपेंडिकुलर रहता है, आपस में परपेंडिकुलर रहता है, लेकिन आपसे परपेंडिकुलर नहीं पूछा कि एंगल कितना होता है, आपसे पूछा फेज का डिफरेंस। तो दोनों तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो फेज का डिफरेंस है नहीं, तो फेज का डिफरेंस कितना बोलना? जीरो। देखिए जो बच्चा का ये कॉपी है π/2 मारा है, बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है, ठीक है, फेज का डिफरेंस कितना है? जीरो। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव का जो वीडियो कराया गया था उसमें था ये लाइट का। देखिए अगला क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ बाइकन्वेक्स लेंस 20 सेंटीमीटर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज 1.5 द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेंस मेकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, रेडियस दे दिया, इक्वल रेडियस है ना, बाइकन्वेक्स लेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, तो बोला कि बताइए फोकल लेंथ कितना होगा? फॉर्मूला पुट कर दीजिए, 1/f इक्वल टू μ21 -1 इंटू 1/r1। r1 कितना लेंगे? 20। माइनस माइनस कितना हो जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस ये होता है ना, एक का प्लस होगा एक का माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/20। इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर है। तो ये सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखिएगा μ2 कितना है? 1.5, तो 1.5 माइनस 1 तो 0.5 बचेगा, तो 0.5 इंटू 20 एलसीएम हो जाएगा, 1 + 1 2, तो 2/20 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया? 2 से 10 कट गया। इसको उल्टा करेंगे तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 10/0.5, 5 10 ऊपर चल जाएगा, तो 5 दूना 10 कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। ये 2 है तो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर आंसर देख लीजिए, सी ऑप्शन। तो ये लेंस मेकर का एप्लीकेशन हो गया थोड़ा छोटा सा। बताइए प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, डिस्टेंस का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 10⁻15 के ऑर्डर का होता है, सबको पता होना चाहिए, होगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन है? ए। इसके बाद देखिए क्या बोला? विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों से। विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर लिखवाए थे ना। बताइए व्यतिकरण में क्या, इंटरफेरेंस में क्या होता था? इंटरफेरेंस में जितना भी फ्रिंज बनता है सबका विड्थ इक्वल होता है, डार्क हो चाहे ब्राइट हो, लेकिन डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। डिफ्रैक्शन मतलब विवर्तन। क्या लिखा है? द विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन फ्रिंज। डिफ्रैक्शन में फ्रिंज का चौड़ाई बराबर नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे? अनइक्वल। इंटरफेरेंस में इक्वल होता है। ये सब आप पढ़े हैं, आप बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं वो आप देखिए। आने वाले बच्चे इसको कम से कम देखिए, ये अंदाजा लगाइए कि लाइट कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? तरंगदैर्घ्य न्यूनतम पूछा है, बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज मिनिमम वेवलेंथ? वेवलेंथ मिनिमम किसका है? जिसके पास एनर्जी मैक्सिमम है उसका वेवलेंथ मिनिमम है। तो मिनिमम मैक्सिमम एनर्जी किसका है? गामा का। तो इसका बताइए वेवलेंथ क्या होगा? मिनिमम होगा। तो सही ऑप्शन कौन है? गामा रे। ये तो दोनों सवाल आ गया ना, पेनिट्रेशन पावर मैक्सिमम पूछ दिया और लैम्डा मिनिमम पूछ दिया, दोनों का आंसर सेम है। आगे देखिए, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिकतम तरंगदैर्घ्य है? इनविजिबल स्पेक्ट्रम जो आप जानते हैं विबग्योर, तो उसमें बोला कि लार्जर वेवलेंथ किसका है? लार्जर। तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, तो रेड। ये सब सवाल है जी, कितना आसान सवाल पूछा है बताइए। अगला सवाल, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसने दी? जो सेकेंडरी वेवलेट था, सेकेंडरी वेवलेट का थ्योरी किसने दिया?
सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स का थ्योरम के मतलब थ्योरी कौन दिया था? हाइगेंस का वेव थ्योरी था, हाइगेंस का सेकेंडरी वेवलेट्स का थ्योरी था। तो कौन सा सही है? सी। देखिए इतना सवाल केवल लाइट से पूछा गया, आपको नंबर काउंट करवा देते हैं। देखिए तो जोड़िएगा तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर है, ये 4 नंबर हो गया। इसके बाद 5 नंबर, 5 नंबर, इसके बाद 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 ऑब्जेक्टिव, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 4 24, 24 2 26, 26 2 28, 28 5 33 और 33 5 38। देखिए आपको 70 नंबर सोल्व करना था, ठीक है। 70 नंबर में 38 नंबर केवल और केवल ऑप्टिक्स से आया, केवल और केवल ऑप्टिक्स से 38 नंबर आया। अगर इक्का दुक्का 1-2 नंबर का सवाल थोड़ा सा ऊपर लेवल का था तो आप 38 में से घटा के मान लीजिए कि 36 कर लीजिए या 35 कर लीजिए, है। 70 नंबर का एग्जाम है, आज 35 और 36 38 नंबर तो आया है। मान लीजिए 1-2 सवाल आपके लेवल से थोड़ा ऊपर था तो अभी 35 नंबर तो पूरा आया है। 35 नंबर बताइए, फुल सिलेबस का ये आधा क्वेश्चन केवल एक चैप्टर से आ रहा है, ठीक है। तो आज के टाइम में बोर्ड के एग्जाम में 70 में 70 लाना बिल्कुल ही आसान हो चुका है। अगर आप गिना चुना टॉपिक पे अपना कमांड को मजबूत करते हैं, ऑप्टिक्स जैसा चैप्टर को कमांड में लाइए, इससे कोई भी सवाल पूछा जाए आपसे बन जाना चाहिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। तो आगे इस तरह से अभी ऑप्टिक्स का लेके आए हैं, इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट का लेके आएंगे, उसके बाद मैग्नेटिज्म का लेके आएंगे, आपको दिखाएंगे कि किसका क्या पोर्शन आता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही था, इसलिए सबसे पहला वीडियो आपको ऑप्टिक्स के लिए लाया गया था। तो आप ऐसे ही जुड़े रहें। आप चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग आपके लिए एक रेगुलर बेसिस पे वीडियो लेके आने वाले हैं। साइंस जो भी 11, 12, 9, 10 के बच्चे हैं उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।